यस डियर ऑल। तो बेटा जी, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के हमारे काफी सारे लेक्चर हम लोगों के ऑलरेडी डन हैं। अब नेक्स्ट जो बात हम लोग करने वाले हैं, तो जो लास्ट जो टॉपिक हमारा इक्विवेलेंट्स का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वो था अभी हम लोग इक्विवेलेंट्स को कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो आज का हमारा सेशन रहने वाला है, ये जो फर्स्ट सेशन होगा, आज हमारे 2 सेशंस हैं। सेकंड सेशन के अंदर तो हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर्स के बारे में, जो अपना नेक्स्ट यूनिट होगा। और इस सेशन के अंदर जो हम लोग बात करेंगे, हम आपको ये सिखाऊंगा मैं भी कैसे हम लोगों ने इक्विवेलेंट को इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इक्विवेलेंट आपकी जिंदगी को बहुत आसान करने वाला है, कैसे इक्विवेलेंट्स के आने से जो हम लोगों के पास इतने खतरनाक न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बड़े मीठे मीठे से बन जाते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। राइट एवरीवन? तो मेरे ख्याल से अपने को स्टार्ट करना चाहिए। तो विदाउट टाइम वेस्टेज मैं बेटा स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमारा जो आज का कंसर्न होगा, हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। मैं मेजरली हेडिंग बना देता हूं कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट्स के न्यूमेरिकल्स पे, कि इक्विवेलेंट्स को इम्प्लीमेंट करके हम लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और आपने एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप लोग इक्विवेलेंट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आप लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को हमेशा ध्यान में रखोगे, जो कि आपको बता रखे हम लोगों ने भी। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ही अप्लाई करके आप लोग सॉल्विंग कर पाओगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में क्या था भी, अगर A प्लस बी कंबाइन करके C बन रहा है, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ये होता है भी A के जितने इक्विवेलेंट्स कंबाइन करेंगे, सेम इक्विवेलेंट B के कंबाइन करेंगे और उतने इक्विवेलेंट हमारे पास C के बनेंगे। बस आप लोगों ने करना क्या, जब इक्विवेलेंट्स लगाओगे तो जस्ट रिमेंबर आपने उनके इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना है। अगर आप उनके इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना सीख गए, इसका मतलब आपको बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स आप लोग कर पाओगे। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारे पास है, न्यूमेरिकल 1। कम से कम 7 to 8 प्रॉब्लम आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है हमारे पास है, कहते फाइंड द, देखिए नहीं फर्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको लिखिएगा। वो है हमारे पास, हमारे पास ये गिवन है स्टेटमेंट में। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट में, हमारे पास आपके पास एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन गिवन है आपके पास MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन हमारे पास गिवन है। और इसके अंदर अपने से पूछा जाता है, कहते हैं हाउ मेनी मोल्स, स्टेटमेंट में क्या पूछता है, कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 positive are oxidized by using 2 moles of MnO4 negative ion, MnO4 negative in acidic medium। लीजिए, तो ये हमारे पास है बेटा न्यूमेरिकल। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया, आपके पास एक इक्वेशन उन्होंने गिवन कर दी, MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। इक्वेशन देने के बाद उन्होंने बात की भी हाउ मेनी मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव आर ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग 2 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव आयन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, देखिए पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप इसको सोचिए कि इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने की हमारे पास 2 स्ट्रेटेजीज है। पहली स्ट्रेटेजी है हमारे पास बाय मोल। अब ऐसा नहीं है भी अगर हम लोगों ने इक्विवेलेंट सीख लिया तो मैं सीधा आपको इक्विवेलेंट इंप्लीमेंट करना सिखाऊं। मैं आपको सिखाऊंगा मोल के थ्रू भी ये जो न्यूमेरिकल है इसको आप लोग मोल के थ्रू भी कर सकते हो और इक्विवेलेंट के थ्रू भी कर सकते हो। तो जब हम लोग मोल के थ्रू कर लेंगे और फिर इक्विवेलेंट के थ्रू करेंगे, फिर अपने को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि दोनों में फर्क कहाँ पे है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है भी, इक्विवेलेंट को करते करते साथ साथ में मोल के बारे में समझ आना, सोचना बहुत जरूरी होगा अपने लिए। ठीक है बच्चों, तो पहले मोल के थ्रू करते हैं। तो मोल के लिए अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, तो जस्ट रिमेंबर आपके पास जो केमिकल इक्वेशन होगा वो बैलेंस्ड होना जरूरी है। तो अगर आप लोग मोल के थ्रू करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लोगे। अब बैलेंस करना तो आपको सिखा रखा है मैंने। अब इस इक्वेशंस को अगर आपने बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए।
और जब आप लोग इसको बैलेंस करोगे तो आयरन के आगे 5 आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिखाई देगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ H पॉजिटिव। अब पहला डाउट ये आता है सर आपने इस इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया? बेटा इसको बैलेंस एग्जैक्टली मैंने वैसे किया जैसे आपको मैंने एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो उसके द्वारा आप लोग क्या कर सकते हो, रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस कर लिया, क्योंकि अगर आपने मोल लगाना है ना तो मोल के लिए दिमाग में रख लो सबसे पहला कंडीशन ये है कि रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तब आप बेटा मोल को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया था, आप अब मोल कंसेप्ट पे जाइए, आपको पता है क्या क्या भी नंबर ऑफ, अब हमें रिलेशन किस में चाहिए, हमें चाहिए Fe2 पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव में हम लोगों ने बात करनी है। तो बाय मोल अगर मोल को इंप्लीमेंट करते तो क्या होता है, हमने क्या स्टडी किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय जो Fe2 पॉजिटिव का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। क्या ये शॉर्टकट ट्रिक याद आई जो हम लोगों ने मोल में सीखा था? मैंने बोला था भी किस रेशियो में कंबाइन करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली इस तरीके का शॉर्टकट अपना सकते हैं। MnO4 नेगेटिव के कितने मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो रेशियो MnO4 का आएगा सेम रेशियो बच्चों किसका आएगा, Fe2 पॉजिटिव का भी आएगा। तो Fe2 पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव के लिए बाय मोल अगर सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट मेथड बताया था, MnO4 नेगेटिव के मोल्स लिख लो, उसको उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कंबाइन कर दो, जो रेशियो इसकी होगी सेम रेशियो बेटा जी Fe2 पॉजिटिव आयन की होगी। तो उसके लिए क्या करोगे, Fe2 पॉजिटिव के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दोगे। इतना यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या करो, अब सोचो इसको आगे कैसे सोचोगे। MnO4 नेगेटिव के आपके पास कितने मोल्स गिवन है, कितने मोल्स कह रहा है बेटा आपको, 2 मोल्स। आपने MnO4 नेगेटिव पे 2 मोल्स ले लिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। Fe2 पॉजिटिव के आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है। और Fe2 पॉजिटिव का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 5 है। तो आप सोचो ध्यान से और इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मिल जाएगा भी Fe2 पॉजिटिव आयन के जो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए अपने को वो कितने चाहिए, 10 चाहिए। बताइए क्या ये वाली बात क्लियर हुई सबको? क्या मोल के थ्रू आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया क्या किया मैंने? तो मोल के थ्रू हमने यही तो निकालना था अभी, अगर हम लोग 2 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव को यूज करते हैं तो कितने मोल Fe2 पॉजिटिव के ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये निकालना था। तो मोल के थ्रू मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस जो इक्वेशन लिखा उसको बैलेंस्ड आउट किया, मोल का कॉन्सेप्ट लगाया तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया Fe2 पॉजिटिव के जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। तो कितना नंबर आ रहा है, 10 आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो मोल के थ्रू तो आपको क्लियर हो गया भी ये कैसे करने वाले, ठीक है। और इसको आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे यार, डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे, MnO4 नेगेटिव का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और Fe2 पॉजिटिव का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 है। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पता लग रहा है भी 1 मोल MnO4 नेगेटिव से 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव कंबाइन कर रहे हैं। 1 मोल MnO4 नेगेटिव से 5 मोल Fe2 पॉजिटिव के कंबाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर MnO4 नेगेटिव के 2 मोल्स होंगे तो Fe2 पॉजिटिव के कितने कंबाइन करेंगे, 10 कंबाइन करेंगे, राइट? ओके, तो ये था मोल के थ्रू। अब आता है हमारे पास बाय इक्विवेलेंट। अगर मैं इसी न्यूमेरिकल को बाय इक्विवेलेंट करता तो कैसे करता? देखिए बाय इक्विवेलेंट करने के लिए अपने को क्या करना होगा, दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वल करना। क्या करोगे, इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर रख दो। अब इक्विवेलेंट्स को कैसे निकालोगे? अब इक्विवेलेंट्स निकालने के तो बेटा काफी फॉर्मूले थे, आपको नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला भी बताया था मैंने। अब हम लोग कौन सा इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा हमें क्या गिवन है। हमें MnO4 नेगेटिव का मोल्स गिवन है, क्या आपको याद है भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO4 नेगेटिव किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन की, राइट एवरीवन? यहाँ पे मैंने दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर दिया। अब सोचो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है, इसके नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमारे पास, अगर हम लोग MnO4 नेगेटिव के देखें इसका नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 गिवन है। अब आपने इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है। जब आप रिएक्शंस को देखते थे, रिएक्शंस को देखिए तो रिएक्शंस में क्या हो रहा है, जो MnO4 नेगेटिव है बच्चों
वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 पॉजिटिव के अंदर। MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और Mn2 पॉजिटिव में +2 है। तो इसका मतलब मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है ना। तो हम लोग वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, जब अकेला ऑक्सीडेशन या किसी एलिमेंट का अकेला रिडक्शन हो रहा हो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मैग्नीज +7 में था, +2 में आ रहा है, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों ने निकालने हैं इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ Fe2 पॉजिटिव। रिएक्शंस को ध्यान से देखो, Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव के अंदर। अगर Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 1। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 पॉजिटिव निकाल लीजिए, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बताइए क्या बाई इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस फ्रेंड्स, बाई इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, जो मैंने पहला न्यूमेरिकल करवाया। ये अपने बाय मोल भी मैंने आप लोगों से बोल दिया और बाय इक्विवेलेंट्स भी मैंने आप लोगों को करवा दिया। देखो मोल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भी इक्वेशन लिखें, इक्वेशंस को पहले बैलेंस्ड आउट करें, फिर हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और इक्विवेलेंट्स के लिए अपने को बेटर है, भी इक्विवेलेंट्स के लिए ना अपने को कुछ पेन मारना ही नहीं होता। इक्विवेलेंट्स के लिए रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए रिएक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो तो पता होना जरूरी है ना वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए। प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में पता होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अपने बिल्कुल भी जरूरत नहीं इक्विवेलेंट्स के अंदर, राइट। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे बात सबको क्लियर है? चैट बॉक्स के अंदर मेरे को टाइप कर दीजिएगा बेटा जिन जिन को ये बात क्लियर है। बच्चों ये ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने नॉन सीरियस होकर नहीं पढ़ना। आपका फुल कंसंट्रेशन बेटा क्लास में होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओ। और जो ये सीख जाएगा तो उसकी लाइफ बहुत स्मूथ बन जाएगी, क्योंकि ये एक बड़ा ही मीठा सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल को बड़ी आसानी से सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर देता है। चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड के बारे में। सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास स्टेटमेंट में क्या गिवन है उसके बारे में देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में गिवन है, कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोलर बेरियम पर मैग्नेट, BaMnO4 ट्वाइस बेरियम पर मैग्नेट, सॉल्यूशन required in acidic medium to oxidize FeC2O4 to oxidize 0.72 ग्राम ऑफ FeC2O4। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। उन्होंने रिएक्शन दी नहीं हुई, उन्होंने रिएक्शंस नहीं दिया, पर मैं आपको रिएक्शंस गिवन कर रहा हूँ क्योंकि वो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, वो हम लोग याद कर लेंगे भी कौन किस में जाता होता है। तो पहले एक न्यूमेरिकल को हम लोग रिएक्शंस देकर मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने आपको रिएक्शन ये दे दिया भी, हमारे पास बेरियम परमैंगनेट था, ये कंबाइन कर रहा है बेटा FeC2O4 के साथ। हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास गिवन है Mn2 पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे दे दिया Fe2O3 प्लस CO2, कुछ ऐसा ही इन्होंने अपने को रिएक्शंस गिवन कर दी, ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन अपने को दे दिया, मतलब पूरा कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन तो अपने को लिखना आता ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने रिएक्शंस गिवन कर दिया, और इवन के अगर रिएक्शन ना दिया होता ना, फिर आप लोग इस न्यूमेरिकल को कैसे करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए बेटा, अगर बाई चांस रिएक्शन ना गिवन होता तो हमें क्या सोचना होगा, आपको पहला थॉट प्रोसेस तो ये बनाना होगा कि ये जो बेरियम पर मैग्नेट है ना आपके पास MnO4, ये बेरियम पर मैग्नेट है, ये टूटा होगा किसके अंदर, बेरियम 2 पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव में होगा, राइट। और ये जो मैग्नेट होता है ना, ये जो इसका नाम होता है पर मैग्नेट, इट इज अ पर मैंगानेट। ये पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, ये पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, आप लोग निकाल के देख लो।
अच्छा, ये जो पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है ना, तो जैसे ही आपको ये पता होना चाहिए पर मैग्नेट ना 3 मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करता है। जो पर मैग्नेट है ना, ये फिक्स है बेटा पर मैग्नेट। तो हमारे पास ना कुछ फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनके बारे में अपने को पता होना जरूरी है। उनमें से एक सबसे फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर मैग्नेट। पर मैग्नेट ना तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में, तीनों मीडियम में। जब ये एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं तो मैग्नीज +2 में आता है। बेसिक मीडियम में यूज करते हो तो MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, और न्यूट्रल मीडियम के अंदर MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट होता है। इसको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब MnO4 नेगेटिव का तीनों मीडियम में क्या बिहेवियर है। अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में रखते हो, देखो अगर एसिडिक मीडियम में रखोगे फिर तो आएगा Mn2 पॉजिटिव में, बेसिक मीडियम में रखोगे तो आएगा MnO4 2 नेगेटिव में, और अगर न्यूट्रल मीडियम में रखते हो तो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब तीनों मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होगा। तीनों मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो, क्या होगा। यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और एसिडिक मीडियम में ये +2 में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 5 एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कितना आएगा +। बेसिक मीडियम में ये +7 है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो इसका वैलेंसी फैक्टर बनेगा 1। और जब आप न्यूट्रल मीडियम में यूज करोगे तो +7 में था, यहाँ पे +4 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर बनेगा 3। इसका मतलब जो पर मैग्नेट आयन है वो तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम कर रहा है, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, न्यूट्रल मीडियम में। एसिडिक मीडियम में वो हमेशा Mn+2 में आएगा, बेसिक मीडियम में हमेशा वो MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, और न्यूट्रल मीडियम में हमेशा MnO2 में कन्वर्ट होगा। ये दिमाग में रखना है आप लोगों ने, ये जरूरी है, ये याद होना चाहिए अपने को। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा भी MnO4 नेगेटिव का एसिडिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, राइट। अब आपको ये तो क्लियर हो गया भी MnO4 नेगेटिव तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि +7 मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो जो एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका सिर्फ रिडक्शन ही पॉसिबल है। अगर उसका सिर्फ रिडक्शन होगा तो वो सिर्फ एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह ही काम करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, FeC2O4। FeC2O4 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब FeC2O4 कैसे बना होता है, ये होता है, इसको तोड़ोगे Fe2 पॉजिटिव C2O4 2 नेगेटिव, इसका नाम होता है फेरस ऑक्सालेट। क्योंकि Fe2 के ऊपर, Fe के ऊपर अगर 2 पॉजिटिव है तो ये फेरस, और इसका नेम होता है बेटा ऑक्सालेट। ये फेरस ऑक्सालेट है, और जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है फेरस कन्वर्ट हो जाता है बेटा फेरिक के अंदर, मतलब Fe2O3 बन जाता है और साथ में बनता है CO। ऐसी जो रिएक्शंस है ना, ये जो रिएक्शंस है बेटा, ये हम लोग याद करेंगे। आपको एक पेज मैं प्रोवाइड करूंगा जिसमें ये सारी रिएक्शंस लिखी होंगी। अभी आपका ये कंसर्न नहीं है, आपने ये नहीं सोचना मेरे को रिएक्शन नहीं आता। आपको रिएक्शन आएगा भी नहीं, जब तक आप लोगों ने रिएक्शंस पढ़ा नहीं होगा तो आपको रिएक्शन कैसे आएगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए भी आपको रिएक्शंस गिवन है, तब आपने इक्विवेलेंट्स को इंप्लीमेंट करना सीखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फेरस ऑक्सालेट होता है बेटा, फेरस ऑक्सालेट का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, फेरस तो बेटा जो +2 में था आयरन, वो चला जाएगा +3 में, और जो ऑक्सालेट है C2O4 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, राइट। पहले यहां तक बात बताओ, ये बात क्लियर हुई सबको, तभी आगे मूव कर पाएंगे। बताइए क्लियर यहां तक सबको। यस क्योंकि बेटा अगर Fe2 पॉजिटिव आयन है तो Fe2 पॉजिटिव आयन जब भी ऑक्सीडाइज होगा तो Fe3 पॉजिटिव में ही होगा ना अपने पास। ठीक है, चलो ओके एवरीवन। अच्छा एक चीज और, इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ कितना है। लास्ट क्लास में इसका वैलेंसी फैक्टर आपको कैलकुलेट करवाया था। ये फेरस ऑक्सालेट का इस रिएक्शंस के अंदर वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, क्या बोला था। आयरन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, आयरन कन्वर्ट हो रहा है +3 के अंदर, यहाँ पे कार्बन का +3 है और कार्बन जा रहा है +4 के अंदर। तो याद करो लास्ट क्लास के अंदर क्या बताया था, Fe +2 से +3 में जा रहा है, तो Fe की वजह से 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और यहाँ से कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, तो कार्बन का भी 1 इंक्रीज कर रहा है। पर यहाँ पे कितने कार्बन है, ओवरऑल 2 कार्बन है, तो टोटल वैलेंसी फैक्टर 3 आएगा ना इसका। इसका टोटल वैलेंसी फैक्टर 3 होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरे को। यस ये क्लियर है, क्योंकि ये लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आपकी कॉपी पे सॉल्व है,
फेरस ऑक्सैलेट का वैलेंसी फैक्टर आपकी कॉपी पे ऑलरेडी सॉल्व्ड है, तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो 3 आएगा। तो ये तो मैं एक न्यूमेरिकल पे इतना टाइम लगा रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल में तो मतलब बच्चों की तरह न्यूमेरिकल होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, अब देखिए क्या करना है। अब क्या करो, इनके इक्विवेलेंट्स को इक्वल करो। क्या करोगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके लोगे बेटा? बेरियम परमैंगनेट का। बेरियम परमैंगनेट के इक्विवेलेंट्स को किसके इक्वल कर दो बेटा? FeC2O4 के इक्विवेलेंट्स के इक्वल कर दो, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि बेरियम परमैंगनेट के कितना वॉल्यूम हम लोग यूज करें ताकि हम लोग 0.72 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सैलेट को ऑक्सीडाइज कर पाए। तो मैंने क्या किया, दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर दिया। अब सोचो, अब मीडियम कौन सा दिया हुआ था बेटा? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीज +7 में है, तो एसिडिक मीडियम में तो क्या बताया था, +7 किस में आता है बेटा? +2 में जाता है। तो एक मैग्नीज में कितने का चेंज आएगा? 5 का चेंज आएगा। और कितने मैग्नीज आयन है? 2 हैं, तो कितने का चेंज आएगा? 10। तो क्या आप लोग एग्री करते हो इसका वैलेंसी फैक्टर 10 होना चाहिए? बोलो बच्चों। देखो यहाँ पे ध्यान दो, इसके इक्वल, दोनों के इक्वलेंट्स मैंने इक्वल कर दिए। अब इक्वलेंट्स के को कैसे करोगे? इसका जो गिवन है ना, इसके लिए वर्ड दिया हुआ है बेटा मोलैरिटी। तो सोचो मोलैरिटी से इक्वलेंट कैसे निकालते हैं। तो मोलैरिटी से इक्वलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या बन गया? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बताओ क्या ये नंबर ऑफ इक्वलेंट्स बने कि नहीं बने? विद्योत्मा बेटा मेरे को ये बताना, क्या मैंने ये आपको एक्सप्रेशन बता चुका हूं मैं आप लोगों को ये? यस सर। ओके बेटा, आप लोगों ने सिर्फ इक्वलेंट्स को बराबर करना है। अपनी कॉपी खोल के रखो, नकल मारो, कॉपी में से चीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका ना बेरियम परमैंगनेट का स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन था? मोलैरिटी गिवन था। तो इसका मतलब मुझे भी इसके इक्वलेंट्स निकालने हैं, तो मैं दिमाग में वो फॉर्मूला सीखूंगा जिससे मोलैरिटी से इक्वलेंट निकल के आ सकते हैं। तो मोलैरिटी से इक्वलेंट निकालने का तरीका क्या होता है? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये हो गया नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या हो गया? इक्वलेंट्स हो गए। ठीक है, ये इक्वलेंट्स अपने पास किसके आ गए? बेरियम परमैंगनेट के। ऐसे इक्वलेंट्स निकाल लो फेरस ऑक्सैलेट के। फेरस ऑक्सैलेट के इक्वलेंट कैसे निकालोगे? फेरस ऑक्सैलेट का मास गिवन है, तो मास से कैसे निकालते बेटा इक्वलेंट? गिवन मास डिवाइडेड बाय कौन सा मास? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास, राइट? ये हो गया। और इक्वलेंट मास हमारे पास किसके इक्वल होता है बेटा जी? इक्वलेंट मास हमारे पास किसके इक्वल होता है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। और इसको मैं क्या लिखूंगा, किसके इक्वल रखूंगा बेटा? इसको गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्वलेंट मास किसके इक्वल होता है बच्चों? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, राइट? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या बात एग्री करते हो यहाँ पर? Yes, sir. दोनों के Yes, equal sir. बस खत्म, न्यूमेरिकल खत्म बेटा, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अब ये दोनों के इक्वलेंट्स बराबर कर दिया, वैल्यू पुट कर दो। बेरियम परमैंगनेट का मोलैरिटी कितना है? 0.2। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 10। वैलेंसी फैक्टर 10 आ जाएगा, क्योंकि परमैंगनेट में मैग्नेट +7 से +2 में जा रहा है, तो 5 का चेंज आ रहा है। 2 मैग्नीज है तो कितने का चेंज आएगा? 10 का। कितना वॉल्यूम इसका यूज हो रहा है वो हम लोगों ने निकालना है। गिवन मास कितना है इसका? 0.72 ग्राम। जो फेरस ऑक्सैलेट है 0.72, इसका मोलर मास निकालोगे 144 आ जाएगा। फेरस ऑक्सैलेट का ना मोलर मास निकाल के देख लो, 144 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। फेरस ऑक्सैलेट का वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3 है। इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो हमारा, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके जो वॉल्यूम आएगा वो 7.5 ml आएगा। मतलब यहाँ से तो वॉल्यूम लीटर में आएगा ना, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम तो लीटर में है, पर आपके पास जो फाइनल आंसर गिवन है वो ml में। जो लीटर में आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो वॉल्यूम किसमें कैलकुलेट हो गया? ml में कैलकुलेट हो जाएगा। बताइए क्या है, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. पता मतलब आपने क्या सीखा? आपने सिंपल ये सीखा यहाँ से भी, जो भी स्टेटमेंट गिवन होगा हमने सिर्फ क्या करना है, उनके इक्विवेलेंट्स को बराबर करना है। इक्विवेलेंट्स को बराबर करेंगे, अपना काम डन। अपने को कोई पेन नहीं होने वाला। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक कर लिया।
अब नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, बहुत जल्दी। देखो न्यूमेरिकल नंबर 2, सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में गिवन है, कहते 20 ml KMnO4, 20 ml KMnO4 react with 20 ml KMnO4 react with 1.44 gram of FeC2O4 in acidic medium. Calculate molarity of KMnO4 solutions. कहते KMnO4 solution का मोलैरिटी निकालना। स्टेटमेंट लिख लिया सबने? स्टेटमेंट को ध्यान से लिखो, एक बार दोबारा से रीड करो स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है? कहता है 20 ml ऑफ KMnO4 को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं 1.44 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सालेट के साथ। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है KMnO4 की क्या हो। अब पता है क्या सोचना है? सिंपल ये सोचो, रिएक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। भी जो KMnO4 होता है ये एसिडिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? Mn2 पॉजिटिव में। यहाँ पे +7 था, इसमें कन्वर्ट हो गया +2 में, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 5 आएगा, राइट? क्योंकि KMnO4 एक ही मैग्नीज है यार, बताया था ना एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +7 से +2 में आ जाएगा। अगला क्या है? फेरस ऑक्सालेट FeC2O4। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3 + CO2 के अंदर, और इसका वैलेंसी फैक्टर हम लोगों ने पीछे निकाल के रखा था, कितना आया था? 3 आया था। अब क्या करो, देखो मैंने रिएक्शंस भी नहीं लिखी, मैंने रिएक्शन नहीं लिखा, मैंने रिएक्शन को बैलेंस भी नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, इसको कैसे सॉल्व करूंगा? दोनों के इक्वलेंट्स को बराबर रख देंगे यार। इक्वलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वलेंट्स ऑफ फेरस ऑक्सालेट, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस यही बोलता है कि जितने इक्वलेंट्स KMnO4 के यूज होंगे उतने फेरस ऑक्सालेट के यूज होंगे। Yes, sir. अब आपके पास KMnO4 का क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है, और आपने इसका मोलैरिटी निकालना है। तो इसका मतलब इक्वलेंट्स के साथ, इक्वलेंट के लिए वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें मोलैरिटी वाला टर्म आता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। ये नंबर ऑफ इक्वलेंट्स आ गए हमारे पास KMnO4। ऐसे इक्वलेंट्स हम लोग किसके निकालेंगे? फेरस ऑक्सालेट के। फेरस ऑक्सालेट का मास गिवन है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे बेटा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। लो, हो गया एक लाइन के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व। ये स्टूडेंट्स बताइए क्या इंटरेस्टिंग है? जिंदगी सफल हुई कि नहीं हुई? आसान हुई कि नहीं हुई? नो रिएक्शन, किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। रिएक्शंस को बैलेंस करने का चक्कर ही नहीं है यार, दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर रहा हूँ, बस दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर रहा हूँ। अब देखो क्या गिवन है, मोलैरिटी कितनी गिवन है KMnO4 का, ये हम लोगों ने निकालना था। और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर अपने को पता है कितना है? KMnO4 का 5 है। और वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है? 20 ml। तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 20 × 10⁻⁻²। ये लीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है। ये मेरे पास बन गए KMnO4 के इक्विवेलेंट्स, और इसको किसके इक्वल रखूंगा? गिवन मास कितना है उसका? 1.44। मोलर मास अभी बताया था 144, वैलेंसी फैक्टर है 3। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसकी बेटा मोलैरिटी की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। कितना टाइम लगा? हार्डली एक लाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। एक लाइन में न्यूमेरिकल सॉल्व होना, इतना बढ़िया न्यूमेरिकल, वो भी एक लाइन के अंदर सॉल्व होना, एक वेरी इंटरेस्टिंग। क्या कहते हो? क्लियर यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.3 मोलर हमारे पास आ जाएगा। क्या सेकंड न्यूमेरिकल सबको क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. मतलब आपको क्या लगता है अभी के लिए भी इसमें इक्विवेलेंस में क्या सीखना होगा? इक्विवेलेंस में सिर्फ ये सीखना होगा कौन किस में जाता है, कौन किस में जाता है। अगर वो अपने को आता है तो इक्विवेलेंस अपने को आता है, राइट? ओके, एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपका कंफर्टेबल जोन बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट Al2Cr2O7 थ्राइस। ये है एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट।
of molarity of 0.1 molar required 0.1 molar required to react with 0.018 molar 10 ml FeSO4 solution. 10 ml FeSO4 solution. ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल है। इस थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर ये दिया हो बेटा Al2Cr2O7 थ्राइस, उसका मोलैरिटी गिवन है 0.1 मोलर, उसको रिएक्ट करवा रहे हो 0.08 मोलर 10 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, और आपने इस सॉल्यूशंस का जो एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट है इसका मोलैरिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो बच्चों इसको कैसे करना है आप लोगों ने, सबसे पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे Al2Cr2O7 थ्राइस जो है, इसको अगर मैं जनरली अगर ब्रेक करूं तो ऐसे टूटता है ये Al3 पॉजिटिव, कितने Al3 पॉजिटिव हैं, 2 Al3 पॉजिटिव होंगे, और Cr2O7 के ऊपर माय डियर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। जो ये जो Cr2O7 2 नेगेटिव होता है ना, इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं। अब इसके साथ अगर क्या जुड़ चुका है, एल्यूमिनियम लग चुका है, तो ये बन गया एल्यूमिनियम डाइक्रोमेट, क्योंकि एल्यूमिनियम के पैर में 2 था और डाइक्रोमेट के पैर में 3 है, मतलब 3 किसका वैलेंसी होगा, एल्यूमिनियम का होगा, 2 किसका वैलेंसी होगा, डाइक्रोमेट का होगा। याद रखना एसिडिक मीडियम है ना, एसिडिक मीडियम में बेटा जी ये जो डाइक्रोमेट होता है ना Cr2O7 2 नेगेटिव, ये हमेशा क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाता है। डाइक्रोमेट के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, एसिडिक मीडियम के अंदर ये +3 में जाता है, और ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही यूज किया जाता है। ये एसिडिक मीडियम में ही एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि +6 क्रोमियम का मैक्सिमम था, +6 ना क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट था। एसिडिक मीडियम में ये क्रोमियम +6 से +3 में चला जाता है, मतलब इसका खुद का रिडक्शन हो जाता है। अगर खुद का रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह काम करेगा। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, फेरस सल्फेट को। अब फेरस सल्फेट किस में ऑक्सीडाइज होगा, सोच के देखो, आपको क्या लगता है फेरस सल्फेट किस में ऑक्सीडाइज होना चाहिए, फेरिक फेरस सल्फेट में क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। इसमें ऑक्सीडाइज होने वाला कौन सा पार्ट है बेटा, फेरस है। फेरस हमेशा किस में ऑक्सीडाइज होता है बेटा, फेरिक में होता है। फेरस ऑलवेज फेरिक में ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि आयरन के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक +2 और एक +3, एक +2 एंड +3 दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। ठीक है, तो चलो करें सॉल्व इसको, हो गया अपना काम। क्या करेंगे, इक्विवेलेंट्स को इक्वल करेंगे, किसके इक्विवेलेंट्स को, इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, सॉरी इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्युमिनियम, इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्युमिनियम डाइक्रोमेट Cr2O7 थ्राइस, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को किसके इक्विवेलेंट्स के बराबर रख देंगे, फेरस सल्फेट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के इक्वल रख देंगे, रख दिया। अब कौन सा इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला यूज करें बताओ, इसका क्या गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी गिवन है, तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मजबूरी अपनी है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। और FeSO4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, FeSO4 का भी देखो क्या गिवन है, इसका मोलैरिटी गिवन है, इसका भी वॉल्यूम गिवन था, तो इसके लिए भी फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। कर लिया, दोनों के इक्वलेंट्स को इक्वल रख दिया। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है यार, क्यों बच्चों वैल्यू पुट करोगे बताओ। एल्युमिनियम Yes, sir. डाइक्रोमेट का कितना वॉल्यूम गिवन है, 0.1 मोलर इसका मोलैरिटी गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है वो आप लोग निकालना चाहते हो, वो आपका टारगेट है। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, हाँ वो इंटरेस्टिंग है, बताइए 6 कितना वैलेंसी फैक्टर होगा इसका, 6 सोच के देखो इसका वैलेंसी कितना, 9 वैलेंसी फैक्टर, यहाँ से देखो 9, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, वैलेंसी फैक्टर 6, यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है। अरे क्रोमियम किस में जाता है, +3 में जा रहा है, एक क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, कितने क्रोमियम है, 6 क्रोमियम नहीं है क्या, अरे यार, अरे बच्चों
एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 क्रोमियम नहीं है क्या? यस बताइए। सर। यहाँ पे देखो वैलेंसी फैक्टर गलत कैलकुलेट करके ना आप लोग, फिर क्रोमियम सर। प्लस 6 से +3 में जा रहा है। और वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हो? एक मॉलिक्यूल में जो एक मॉलिक्यूल को देखना होता है, एक मॉलिक्यूल में जो एटम है उसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज आ रहा है। एक क्रोमियम में कितने का चेंज आ रहा है? 3 का चेंज आ रहा है। टोटल क्रोमियम कितने है बेटा? 6 है। तो कितने का चेंज आएगा? 18 का चेंज नहीं आएगा क्या? तो इसका वैलेंसी फैक्टर बच्चों 18 आएगा अपने पास। क्या कहते हो? क्लियर है? और किसके इक्वल रखोगे? दूसरे के नंबर ऑफ इक्वलेट्स के इक्वल रखोगे। यहाँ पे इसका जो मोलैरिटी गिवन है वो गिवन है 0.018 और वॉल्यूम यहाँ पे बच्चों गिवन है इसका 10 ml। तो इसको मैं 10 इंटू 10⁻³ कर लेता हूँ। अगर ना करता तो भी चल जाता। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड वाला वॉल्यूम ml में रहता तो ये वाला वॉल्यूम भी ml में। ठीक है, दोनों तरफ वॉल्यूम है ना, तो अगर मैं ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ml में रखूंगा तो ml में आंसर ले आना, अगर लीटर में रखूंगा तो लीटर में ले आना बेटा। ठीक है, ये आ गया। और अपने पास इसका वैलेंसी फैक्टर कितना गिवन है बताओ? Fe2 पॉजिटिव किस में जाता है? Fe3 पॉजिटिव में जाता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। बताओ 1 आ गया। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा कि नहीं ट्रैक हो रही है। आएगा? यस। बस कुछ नहीं किया। ओके, वॉइस लैग कर रही है, सॉरी। देखता हूं बेटा इसको, देखो ध्यान से। अभी दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर किया और कुछ भी नहीं किया, राइट? अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? नो सर, अभी भी नो है। सर। अभी भी है? एक मिनट बेटा, इसके लिए तो फिर दिक्कत, रुको वेट करो। सही है। मेरे ख्याल से फर्क होगा फ्रेंड्स अभी। नो सर। सर अभी भी लैग कर। क्या दिक्कत आ गई है? एक मिनट रुको। तो लैग नहीं कर रहा? चेक करो। नो सर, अब ठीक है। बिल्कुल। तो पहले यहाँ तक बताओ, जो हम लोगों ने अभी तक न्यूमेरिकल्स किए हैं, क्या आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उनके बारे में अच्छे तरीके से? क्लियर है? कंफर्टेबल हो? मतलब सारे का सारे इक्विवेलेंट्स का खेल कहाँ पे आके रुकता है? सारे के सारे इक्विवेलेंट्स का खेल बेटा वहां पे आके नहीं रुकता, भी हमें वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए, बस कैलकुलेट करना। उसके बाद तो क्या करना है? कटने लग गई, राइट एवरीवन? चलिए, तो ये तो बेटा था, ठीक है। सर लैग हो रही है। यस अरे यार, अभी तो जस्ट वेट बेटा, चेक कर रहा हूँ।
अभी दोबारा से चेक करें एक बार। बहुत ही रेयर चांस होता है जब वॉइस क्लियर ना आ रही हो। अभी के लिए देखना, अभी क्लियर है या नहीं? तो ठीक है। यस सर क्लियर है। क्लियर है, ओके राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था बेटा जिस तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो इस तरीके से आपने इक्विवेलेंट्स को बस करना है और कुछ भी नहीं करना, कुछ पेन नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल नंबर 4 आता है। अब और किसी डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या है, अभी तक जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो सारे रिडॉक्स से रिलेटेड थे। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक का रिडक्शन हो रहा था। अब बेटा सेम हमारे पास एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी तो होता है। अब मैं एसिड बेस रिएक्शंस पे ना इक्विवेलेंट लगाना सिखा रहा हूँ आपको। किस पे सिखा दिया मैंने? रिडॉक्स पे तो सिखा दिया। एसिड बेस रिएक्शंस पे देखते हैं भी कैसे इंप्लीमेंट करना है। देखिए जैसे अपने पास गिवन है कि 0.59 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड, 0.59 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड is completely neutralized by 100 cc of n by 10 NaOH solutions, n by 10 of NaOH solution, ठीक है। कहते what is the molecular weight of the acids। उन्हें बोल दिया भी एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है जस्ट आपने वो कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास एक नॉर्मल स्टेटमेंट गिवन है। अब बेटा इसको ना बहुत ध्यान से समझना, मतलब बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है, किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अब इसको करना कैसे है, देखो यहाँ पे वर्ड का यूज किया, ये ना एसिड बेस रिएक्शन है तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर को थोड़ा केयरफुली कैरी करना है। रिडॉक्स की तरह थोड़ा कैरी करोगे, ये एसिड बेस रिएक्शन है तो एसिड बेस के लिए जैसे वैलेंसी फैक्टर को कैलकुलेट करना था वैसे ही आप लोग उस फैक्टर को, उसी लॉजिक को यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। यहाँ पे सोच के देखो कौन सा वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है डाइबेसिक एसिड। व्हाट इज डाइबेसिक एसिड? डाइबेसिक एसिड वो है जो 2H पॉजिटिव डोनेट करता है। अगर वो 2H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकता हूँ इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। क्योंकि एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हो? एसिड का वैलेंसी फैक्टर तो ऐसे निकालते हो ना, वो कितने H पॉजिटिव दे सकता है एक मॉलिक्यूल। और जो NaOH है और दूसरा जो बेस है, बेस कौन सा बेटा अपने पास? NaOH है, वो तो गिवन ही है। अब NaOH अगर गिवन है वो टूट जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, तो ये बेचारा तो एक ही OH नेगेटिव दे सकता है तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो 1 ही आएगा। तो डाइबेसिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर 2 है और NaH का वैलेंसी फैक्टर 1। अब क्या करेंगे? बस कुछ नहीं करना यार। कहते हैं डाइबेसिक एसिड था, NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो कहते हैं एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। अच्छा हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब भी बच्चों आपके पास ना ये n/10 दिया होता है, n/10 का मीनिंग पता है क्या होता है? n/10 का मीनिंग होता है भी जो नॉर्मेलिटी है ना वो 1/10 है। n/10 का मतलब नॉर्मेलिटी 1/10, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो क्या करेंगे बताओ? इसको सॉल्व करने के लिए क्या दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर ना कर दें? एसिड के इक्विवेलेंट्स अपॉन बेस के इक्विवेलेंट्स, दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर दिए। अब सोचो इक्विवेलेंट्स के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे मास गिवन है, डाइबेसिक एसिड का मास गिवन है और इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे गिवन मास एसिड का और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? उसके इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट होता है उसका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये मेरे पास आ गया इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। NaOH के लिए क्या करेंगे? अब NaOH के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे? NaOH का क्या गिवन है? नॉर्मेलिटी गिवन है यार, और cc का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। 1 cc = 1 ml होता है। अब याद है इक्विवेलेंट्स को निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, नॉर्मेलिटी = नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को याद करो, जब मैंने नॉर्मेलिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव करवाया था कि पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे, वो नॉर्मेलिटी है। तो हम इक्विवेलेंट्स को निकालने का एक फॉर्मूला ये भी तो है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम।
तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया मैंने यार। अरे मैं तो वो मेथड यूज करूंगा ना जो गिवन होगा यार, जो एप्रोप्रिएट होगा उसी टर्म से इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे। एनएच का नॉर्मेलिटी गिवन था तो नॉर्मेलिटी वाला एक्सप्रेशन मैंने कैरी कर लिया। क्या कहते हो आप, मेरी बात समझ गए? ठीक है, ये Yes. ये एक्सप्रेशन याद आ गया ना सबको बेटा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है अपने पास। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर लो, हो गया सॉल्व अपने पास। न्यूमेरिकल क्या करेंगे, गिवन मास कितना है 0.59, 0.59। अब मोलर मास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये एसिड था, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि ये 2H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं। ये 2H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। अगर हम इसकी नॉर्मेलिटी की बात करें तो इसका नॉर्मेलिटी कितना है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है n/10। n/10 का मतलब क्या है, 1/10। n/10 का मतलब हो गया बेटा 1/10 नॉर्मेलिटी है। और वॉल्यूम कितना गिवन है इसका, 100 ml। 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 100 ml, तो 100 ml का मतलब 100 into 10⁻³ लीटर। बस सॉल्व कर लो, एक ही तो टर्म रहेगी, कौन सी, मोलर मास वाली। सॉल्व कर लोगे तो मोलर मास की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास यहाँ से। तो इसका जो मोलर मास अपने पास आएगा सॉल्व कर कर, ठीक है, सॉल्व करके अगर हम इसका मोलर मास देखते हैं 3, सॉरी इसका जो मोलर मास की जो वैल्यू अपने पास दिखाई देगी वो मोलर मास आएगा अपने अप्रोक्सीमेटली 118 के अप्रोक्सीमेट पे टच। याद बताइए, क्या एसिड बेस पे भी लगा लोगे, लगा पाओगे एसिड बेस पे? हाँ या ना तो बता दिया करो यार मेरे को। सर इसके थोड़े से और करा दो। एसिड बेस का एक और बता देते हैं हाँ बेटा जी। सर एक और करवा एक दो। और एक और करवा देते हैं। पहले ये वाला सबको क्लियर है ना, ये जो मैंने फोर्थ वाला करवाया तो क्लियर है ना? यस सर। ओके, Excuse me, sir. हाँ जी। सर एसिड का जो वैलेंसी फैक्टर है वो 2 ही क्यों लिए, 1 क्यों लिए? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे विद्युत में ऐसा होता है, ये डाइबेसिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। Yes, sir. डाइबेसिक एसिड का मतलब वो हो गया भी जो 2H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है अपने पास। अब Yes. हमने रेगुलर क्लास के अंदर ये देखा था भी जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो सिचुएशन डिपेंडेंट होता है। मान लो किसी के पास अगर जैसे H2SO4 है, अगर मैं H2SO4 की बात करूं वो भी डाइबेसिक एसिड है, वो भी 2H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, पर उसका वैलेंसी फैक्टर 2 फिक्स नहीं होता। वो एक अगर एक H पॉजिटिव देगा तो 1 होगा, अगर 2H पॉजिटिव दे सकता है 2 होगा। यहाँ पे अपने पास रिएक्शंस गिवन नहीं है, राइट? तो Yes. अगर रिएक्शंस गिवन नहीं है ना तो जो उसका मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा वही कैरी करना होता है। Yes, sir. ठीक है, अगर मान ले किसी रिएक्शंस के अंदर H2SO4 अपना 1H पॉजिटिव दे रहा होगा ना, वो रिएक्शन देंगे अपने पास भी उसका 1H पॉजिटिव हो रहा है, यूज हो रहा है। ओके, क्या कहते हो, क्लियर है विद्युत? डन बेटा? Yes, sir. ओके चलो, अब बेटा एक आगे कर लेते हैं। बच्चों ने बोला सर और करवा दो न्यूमेरिकल, लो जी एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है अपने पास, इसमें इक्विवेलेंस कैसे लगाएं? वो ये कह रहे हैं, कहता कि 1.25 ग्राम, कहते 1.25 ग्राम ऑफ सॉलिड डाइबेसिक एसिड है, सॉलिड डाइबेसिक एसिड, ठीक है, वो 1.25 ग्राम है। उसको कंप्लीटली हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बाय, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज बाय 25 ml of 0.25 molar barium hydroxide solution, 0.25 molar barium hydroxide solution। कहते मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड इज, कहते मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड इज, ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन में दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है 100, बी ऑप्शन अपने को दे रहा है 150, सी ऑप्शन अपने को दे रहा है 120 और डी ऑप्शन अपने को बोल रहा है 200। इनमें से हम लोगों ने 10 ऑप्शंस को कैरी। अब देखो क्या करेंगे, इसको एक तो डाइबेसिक एसिड है ये लो, और साथ में यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड भी दे दिया। बस इनका वैलेंसी फैक्टर देखो, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा बेटा, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। हो गया काम खत्म अपना। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, लिटरली
ना, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। आपको क्या करना पड़ रहा है, दोनों के देखो मतलब एक गेम खेल रहा हूँ, एसिड के इक्विवेलेंट्स को बेस के इक्विवेलेंट्स के बराबर रख रहा हूँ। ये तो सबको आ ही गया। अब ये देखना भी कौन से फॉर्मूले के थ्रू रखूं। तो यहाँ पे मास गिवन है अपने पास एसिड का, तो मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे गिवन मास, और नीचे मोलर मास के साथ में यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर को कैरी कर लेता हूँ, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट्स आ गए एसिड्स के। सेम तरीके से बेटा मुझे बेस के इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। बेस में मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ इक्विवेलेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये हमारे पास बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, राइट बच्चों। तो इसमें अब अपने नेक्स्ट टारगेट क्या है, इक्विवेलेंट्स बराबर कर लिए, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। गिवन मास अपने पास गिवन है 1.25 ग्राम है। मोलर मास हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है एसिड का। इसकी मोलैरिटी अपने पास गिवन है 0.25, और इसका जो वॉल्यूम अपने पास गिवन है वो है 25 इंटू 10⁻⁻3। एंड इसका अगर वैलेंसी फैक्टर देखेंगे तो 2 होगा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपके पास इसका मोलर मास आपको मिल जाएगा। तो इसका जो आंसर आपको मिलने वाला है, इसका जो आंसर फाइनली आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से आप मेरे से ज्यादा बेटर फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर 200 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसका सॉल्व करके इसका आंसर आएगा 200, मतलब अपने पास जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, राइट एवरीवन। Yes, sir. बताइए। यस सर। तो ये तो बेटा एसिड बेस है, तो हम लोगों ने काफी एग्जांपल्स रेगुलर क्लास के अंदर ये कर रखी है, हम लोगों ने कर ली काफी। और जब आप मॉड्यूल को करोगे तो आपको और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो बस आप लोगों ने सिंपल करना क्या है, जस्ट आपको इक्विवेलेंट्स लगाना के सबको आ गया ना। मेरा टारगेट था सिर्फ आपको इक्विवेलेंट सिखाना भी, कैसे हम इक्विवेलेंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना है, 2 रिएक्शंस को लिखना है, दोनों के इक्विवेलेंट्स को बराबर कर देना, तो आपका काम हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। ओके, राइट। तो क्या एक बार हैंड रेज कर देंगे जिन जिनको क्लियर हो चुका है इक्विवेलेंट्स कैसे अप्लाई करना है। ओके, तो अभी भी वैभव है, बहुत बच्चे हैं जो, अंतरप्रीत ने भी हैंड रेज नहीं किया, गेविन है, मन्नत, नमन, साहिल, इंटरेक्शन बेटा किया करो, ये पता लगना चाहिए टीचर को, तो इसी से आइडिया लगता है ना भी आप लोग बेटा समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। तो ये था अपने पास कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने किए, और काफी न्यूमेरिकल्स अपने मॉड्यूल के अंदर भी हैं, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स वहां पे गिवन है। तो उन प्रॉब्लम्स को भी डेफिनेटली हम लोग डिस्कशंस के दौरान बेटा हम लोग देखेंगे। ओके 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 अंतरप्रीत, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सबको क्लियर हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस बहुत आई होगी इनकी क्वेश्चंस पे, जितना हम लोग इक्विवेलेंट्स को ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना इक्विवेलेंट्स में हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाएगा। न्यूमेरिकल्स में होता भी बेसिकली ऐसा ही है, एक बार लॉजिक समझ आ जाता है उसके बाद तो सिर्फ ये बात रह जाती है कि जितना हम लोग कंफर्ट जोन में, मतलब जितना हम लोग प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना इक्विवेलेंट्स हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक। ओके, तो ये थे बेटा कुछ प्रॉब्लम्स जो कि काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं बेटा, कुछ यहाँ पे नीट फेवरेट, नीट स्पेशल, ये न्यूमेरिकल्स पोर्शन नहीं है बेटा, ये नीट स्पेशल की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज नीट स्पेशल? नीट जनरली किस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में अपने से पूछता है, वो मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे नीट स्पेशल में ना, जैसे ये उसके फेवरेट क्वेश्चंस हैं 2 या 3। जैसे ये लिखा जाता है नीट स्पेशल के अंदर, जो सबसे पहला क्वेश्चन बन के ये निकल के आते हैं, कहते भी एन ऑक्साइड ऑफ मेटल, एन ऑक्साइड ऑफ मेटल है 20% oxygen, then equivalent weight of oxide is, ऑक्साइड में यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज। ये नीट स्पेशल है। नीट में पता है बेसिकली क्या पूछते हैं, जो एलिमेंट होता है ना उसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं। और यहाँ पे अपने पास ऑप्शंस गिवन है 32,
बी ऑप्शन है अपने पास 48, सी ऑप्शन अपने पास है 40 एंड डी ऑप्शन अपने पास गिवन है 52। तो स्पेशली अपने से ये हमारे पास गिवन है, ये नीट स्पेशल है। अब बच्चों इस टाइप के जो ये प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन कैसे है? इसका सोल्यूशन एक तो है भी आपके मॉड्यूल में स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सही है हर्षप्रीत, बहुत अच्छा। मतलब इसको करने के ना 3 मेथड्स हैं, 3 ट्रिक्स हैं। मतलब जिसको जो अच्छा लगता है उस तरीके से करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। और मैं इसका आपको कुछ फॉर्मूलेज भी बताऊंगा जो फॉर्मूलेज आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है। इन बच्चों को इक्वलेंस, देखो मैं फॉर्मूले में कभी विश्वास नहीं करता, मैं चाहता ही नहीं हूँ, पर हम तो बच्चों का पेन हो जाता सर, नहीं तो ये फॉर्म बताया ही नहीं, तो न्यूमेरिकल तो टी के लिए सबसे इजी होता है। तो आप एग्री करते हो ना? बिल्कुल सही है सक्षम का। देखिए अब इसमें क्या करना है आप सोच के देखिए। पहले इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले आता है मेथड 1 एंड मेथड 1 के अंदर वी विल यूज द यूनिटरी मेथड, यूनिटरी। अब माय डियर यूनिटरी में मैं क्या करूंगा, आपके पास एक मेटल ऑक्साइड गिवन है, दे सेड मेटल ऑक्साइड। अब हमें क्या पता भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने जनरल फॉर्मूला उसको एमओ लिख दिया, क्योंकि मुझे मेटल नहीं ना पता कौन सी है, तो मैं मेटल ऑक्साइड का एग्जैक्ट फॉर्मूला भी नहीं ना बना सकता। ठीक है, हाँ मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेटल की वैलेंसी को मैं X पॉजिटिव मान लेता हूँ, ऑक्सीजन की वैलेंसी को 2 नेगेटिव मान लेता हूँ, तो जनरलाइज फॉर्मूला ये जरूर बन जाएगा M2OX। ये जनरल फॉर्मूला तो बन सकता है, पर मेरे को नहीं पता भी, क्योंकि मुझे मेटल की वैलेंसी के बारे में नहीं पता। अब मैंने यहाँ पे मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो जब हम लोग बाय डेफिनेशन देखें तो मेरे को बताओ बाय डेफिनेशन मैंने क्या बताया था? बाय डेफिनेशन मैंने ये बताया था भी 8 ग्राम ऑक्सीजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो कंबाइन करेगा ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन से जो कंबाइन करेगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में बाय डेफिनेशन हम लोगों ने ये बात तो की थी, ऑक्सीजन के केस में बात की थी, हाइड्रोजन के केस में बात की थी, सिल्वर के केस में बात की थी, क्लोरीन के रिस्पेक्टिव में बात की थी। हम लोग ये बोलते होते हैं बाय डेफिनेशन इक्विवेलेंट का भी 8 ग्राम ऑक्सीजन से ना जो वेट कंबाइन करेगा वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा। बस लगा दो इसको, क्या करने वाले बताओ, क्या फॉर्मूला लगाओगे? अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है तो वो मेटल ऑक्साइड के अंदर एक मेटल होगा और एक ऑक्सीजन होगा। वो बोल रहे हैं भी जो ऑक्सीजन है ना वो 20% है, तो अगर ऑक्सीजन 20% है तो मेटल बेटा 80% हुआ। तो मैं अगर मैं टोटल वेट अगर एमओ का मैं 100 मान लूं, 100 मान लूं, तो बोल सकता हूँ बेटा ऑक्सीजन उसके अंदर 20 ग्राम होगा और मेटल बेटा उसके अंदर माय डियर 80 ग्राम। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या पता लग रहा है भी 20 ग्राम ऑक्सीजन से 80 ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है ना, 20 ग्राम ऑक्सीजन से 80 ग्राम मेटल कंबाइन कर रहा है, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से कंबाइन करेगा। तो 1 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा बोलो, 80 डिवाइडेड बाय 20। और अगर हम लोगों ने 8 ग्राम से देखना है बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे 8 ग्राम से कितना कंबाइन करेगा, तो अपने पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 8। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये सॉल्व कर दिया, ये 4 पे चला गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया 32 ग्राम। तो आंसर कितना आ जाएगा 32 ग्राम। क्लियर यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? ये बाय डेफिनेशन तो निकालना ही गया ना इक्विवेलेंट वेट, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? एक ही नहीं कुछ, बस आपने ये निकालना भी 8 ग्राम ऑक्सीजन से किसी एलिमेंट का कितना वेट कंबाइन करता है उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो अपने को ये पता लग गया भी 8 ग्राम ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का 30 उस मेटल का 32 ग्राम कंबाइन हो रहा है, तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट जो वेट होगा वो 32 होगा, राइट? अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालता था, मेथड 2 है मतलब डायरेक्ट, मेथड 2 मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला ऑक्साइड के केस में क्या मैंने जो इक्विवेलेंट वेट निकाला था, अभी देखना, क्या जो इक्विवेलेंट वेट निकाला था वो यही था, कितना था 80
डिवाइडेड बाय 20 इंटू 8 वेट हम लोगों ने किया। अरे बच्चों 80 किसका वेट था? वेट ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट था मेटल था उसका वेट था। 20 किसका वेट था? वेट ऑफ ऑक्सीजन का, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 8 से। तो क्या तो क्या इक्वलेंट वेट ऑफ कोई भी एलिमेंट का जो इक्वलेंट वेट होगा, क्या उसका फॉर्मूला ये नहीं बनेगा? वेट ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर एलिमेंट का वेट कितना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 8। बताओ बन गया डायरेक्ट फॉर्मूला? Yes, अरे हाँ sir. है ना, ये भी तो फॉर्मूला है ना। क्या कहते हो, यही तो मॉड्यूल के अंदर फॉर्मूलाज गिवन है इक्वलेंट वेट को निकालने का। कि किसी भी एलिमेंट का जो इक्वलेंट वेट है उसको डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। राइट राइट बच्चों? Yes, sir. क्या अगर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव बात करूं तो बताओ क्या होगा? अगर हाइड्रोजन के 1 रिस्पेक्टिव बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव फॉर्मूला बन जाएगा इक्वलेंट वेट होगा जो एलिमेंट्स का, वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो वेट है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1 से कर दोगे। राइट एवरीवन? अरे यही तो बोलते थे हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव, क्या बोलते थे? जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा या वो इक्वलेंट वेट होगा। Yes, sir. क्लोरीन के रिस्पेक्टिव कैसे बात करोगे बताओ? into यहाँ पे जब 35.5 कर बिल्कुल दी। हाँ, मतलब अगर हमारे पास मान लो क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ हो, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका क्लोराइड बना हो, तो अगर क्लोरीन के रिस्पेक्टिव देखेंगे तो इक्वलेंट वेट ऑफ एलिमेंट अपने पास हो जाएगा भी उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का वेट कितना है, एलिमेंट का वेट डिवाइडेड बाय उसके अंदर वेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का वेट कितना है मल्टीप्लाई कर देंगे 35.5 के साथ। लीजिए तो ये इक्वलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा इन टर्म ऑफ Cl। राइट? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, दीस आर द डायरेक्ट फॉर्मूलाज गिवन इन योर मॉड्यूल। अगर ऑक्सीजन के केस में बात करनी है तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव बात करनी है तो ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, क्लोरीन के रिस्पेक्टिव बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन इन योर मॉड्यूल। ठीक है, एज यू विश कि आप लोग इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, पर आप इसको कर सकते हो और इससे न्यूमेरिकल इजी बन जाता है। नथिंग टू वरी। मतलब जैसे अगर हम लोग देखें, यहाँ तक बात क्लियर हो सकती, बताइए ये डायरेक्ट मेथड भी लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड लगा के बेटा आप लोग अपने किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। वो डिपेंड करेगा ना आपके किसके रिस्पेक्टिव आप लोग बात कर रहे हो, बस उससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट एवरीवन? ठीक है, ओके। ये नीट स्पेशल है, सीरियसली ये नीट स्पेशल है। नीट इसमें से बहुत बार पूछता है, नीट इसमें से बहुत बार पूछता है। अब इसमें से ना एक चीज और करनी है, वेरी स्पेशल, उसको मैं वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अभी तक हम लोगों ने जो इक्विवेलेंट वेट असाइन किया था ना, मैंने जो इक्विवेलेंट वेट डिफाइन किया था बेटा अभी तक, वो मास की फॉर्म में किया था। अब इनका ना वॉल्यूम की टर्म में भी डेफिनेशन है, तो वो भी आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वो यूजफुल रहता है अपने लिए। वो क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोगों ने अभी मास की फॉर्म में तो ये बात बोल दी थी कि जो वेट हाइड्रोजन के 1 ग्राम से कंबाइन करेगा वो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होगा। अब वॉल्यूम की टर्म में पता है क्या बोलेंगे? वॉल्यूम की टर्म में हम लोग बोलेंगे जो एसटीपी पे, ऐसा बोलते हैं बेटा जी, यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म में ना इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर रहा हूँ। वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेस
11.2 liter of H2, weight of element displaced 11.2 liter of H2 or 11.2 liter of Cl2 or 5.6 liter of O2 at STP is called equivalent weight. तो वॉल्यूम की टर्म में बेटा इक्विवेलेंट वेट ऐसे साइन किया, वेट ऑफ एलिमेंट डिस्प्लेस 11.2 लीटर ऑफ H2 और 11.2 लीटर ऑफ Cl2 और 5.6 लीटर ऑफ O2 at STP is called equivalent weight. राइट एवरीवन, बताओ बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. इसके बाद ना मतलब देखो, चलो पहले मैं एक टॉपिक कंप्लीट करूँ, बीच में है ना स्टेटमेंट देने वाला था पर वो स्टेटमेंट बाद में दूंगा आपको। जैसे नीट स्पेशल का नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास आता है कि अपने से पूछते हैं, कहते हैं 2.0 ग्राम मेटल ऑक्साइड है मेरे पास कोई, ठीक है, 2.0 ग्राम मेटल ऑक्साइड है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव देता है 112 ml ऑफ O2, 112 ml ऑफ O2 गैस एट STP, कहते इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। प्योर नीड बेस्ड है ये, प्योर नीड बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो बोलते हैं भाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का कैलकुलेट करो। ऑप्शंस बता देते हैं, कहते हैं 112 है, सेकंड में बोलते हैं 56 है, थर्ड ऑप्शंस बोल रहा है 50 है और डी ऑप्शंस में उसके नजदीक सही थोड़ा सा दूर दे दिया 92, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन देखो, अगर डेफिनेशन आता तो कितना सिंपल बन जाता है। कहते इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आप लोगों ने निकालना है, तो थोड़ा सा केयरफुली करना चीजों को। पहले पता क्या करो, इसको कैसे कर सकते हो बताओ। आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। अब मेटल ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? मेटल ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा मेटल प्लस ऑक्सीजन के इक्विवेलेंट वेट के सम के इक्वल होगा। अगर यार मान लो कोई मेटल ऑक्साइड है, उसका मोलर मास निकालना है, तो आप लोग क्या करते हो, मेटल का मोलर मास और ऑक्सीजन के मोलर मास को ऐड कर देते हो। अगर दोनों का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, अगर मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या कर सकता हूँ बताओ? तो मेटल ऑक्साइड का पहले इक्विवेलेंट वेट निकाल लेता हूँ, तो क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट मेटल का? 112 ml डिस्प्लेस किया जाता है बेटा 2.0 ग्राम के द्वारा। 1 ml कितना करेगा? 2 डिवाइडेड बाय 112, और हम लोगों ने कितना करना था? 11.2 लीटर। 11.2 लीटर का मतलब हो गया 11,200, राइट है ना? ये बनेगा अपने पास, हाँ। तो कितना आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 112 इंटू 100। ये अपने पास चला गया कितने? 100 पे, तो ये इट विल बिकम्स इक्वल टू द कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। बताओ, के 200 ग्राम आ गया अपने पास। 11.2 लीटर हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस करता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है ना 11.2 लीटर को। तो 11.2 लीटर को मैंने ml में कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे 112 ml अपने पास गिवन था। तो मेरे को बताओ, ये कुछ मैंने गलत किया था यहाँ पे? कुछ मुझे को लग रहा है मैंने गलती की है। सर आपने तो ऊपर 5.6 लीटर लिखवाया था। अच्छा, किसके रिस्पेक्टिव निकाल रहे हैं हम लोग ये? नहीं O2 के। O2 के रिस्पेक्टिव, सॉरी, हाँ तभी गलती होगी ना, मैं हाइड्रोजन को ले गया। ऑप्शन के रिस्पेक्टिव तो 5.6 लेना ना अपन ने। बिल्कुल 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 बेटा जी।
तो 5.6 लीटर है ना, तो 5, तो यहाँ पे इस चीज को काटना पड़ेगा अपने को। तब देखो 5.6 लीटर का कितना बन जाएगा, 5.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो बताना कितना मास निकल के आ रहा है। तो ये आना चाहिए 2 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 5.6 इंटू 10⁻³। सर ये तो तो अब सोच के 100 आ रहा है। ये 100 आ रहा है बेटा अपने पास। कर लिया सॉल्व अच्छे तरीके से, पक्का श्योर? यस ठीक है, सर, फिर इसमें से 8 माइनस हो जाएगा ना, तो 92 बिल्कुल। आएगा। क्योंकि ये जो 100 ग्राम आ रहा है बेटा, ये बेसिकली क्या है, ये 100 ग्राम किसका वेट आया, ये पूरे मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आ गया। कंप्लीट मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट आ गया। इसमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना था। तो मेटल ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट जो मेटल ऑक्साइड का होगा, वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन के। तो अगर 100 गिवन है तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है बेटा। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 92 ग्राम। ऑक्सीजन का बेटा जो इक्विवेलेंट वेट होता है ना, वो 8 ग्राम होता है। मतलब जिससे आप लोग मल्टीप्लाई करें वो उन एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट ही है। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 1 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा जी, 8 ग्राम। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। बताओ ये हो जाएगा सबका? बच्चों बोलो, आपका यस रिस्पॉन्स मेरे लिए सबसे जरूरी है। यस सर। श्योर? भाई मैंने एक ट्रिक बताना अभी, और अभी वो ट्रिक मैं बाद में खेलूंगा, पहले आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस करना है। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि विदाउट डेफिनेशंस हम लोग इक्विवेलेंट को कैसे समझ सकते हैं। और वो अभी पंगा लेने का फायदा नहीं है बच्चों। आपको पता है, मैंने ऑक्सीडेशंस के बारे में बताया था आपको, डिफरेंट रूल्स बताए, फिर बाद में बोला बेटा रूल्स को हटा दो यार, सिंपल लॉजिक से बात करते हैं। सिंपली क्या होता है, ये जो इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें भी अपने को पेन मारने की जरूरत नहीं होती। जैसे इतनी डेफिनेशंस है ना, 1 ग्राम, 8 ग्राम, ये मतलब मेडिकल वालों के लिए इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो मैं चीज बताऊंगा ना, जो शॉर्टकट बताऊंगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 100 में से ऑनेस्टली ऐसा होता है बेटा, 100 में से वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो उसमें उसको समझ पाते हैं, 20% कोई वो लॉजिक समझ आ पाता है, क्योंकि बहुत कुछ उसके अंदर छिपा सा होता है। इसलिए वो कहीं पे भी नहीं बताया जाता, वो किसी भी क्लास के अंदर नहीं बताया जाता। मतलब नहीं बताते बिल्कुल भी वो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पर मैं चाहूंगा आप लोगों को मैं आपसे वो चीज डिस्कस करूं भी, कहाँ से मैंने इक्विवेलेंट वेट को इंट्रोड्यूस किया, कैसे, क्यों बोलते हैं भी जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा, क्यों बोलते हैं जो 11.2 लीटर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा वो इक्विवेलेंट वेट होगा। पर वो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो जो आपको करवाया है ये मोर देन सफिशिएंट है। इसको लगाकर आप अपनी एक्सरसाइज प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है एवरीवन? तो हाँ जी बोलिए। सर जब मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे हाँ सर, तो उसको ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्यों निकाला? मेटल ऑक्साइड क्यों? क्योंकि बेटा इक्विवेलेंट वेट होता ही हमेशा वो है भी जो किसी जो वेट ऑक्सीजन की 8 ग्राम से कंबाइन करेगा। मेटल ऑक्साइड में मेटल और ऑक्सीजन है, तो मेरे को नहीं पता बेटा भी कितना मेटल है। उन्होंने ये दे दिया भी मेटल ऑक्साइड के अंदर 20% ऑक्सीजन है और 80% मेटल है। इसका मतलब 80 ग्राम जो मेटल है वो 20 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, और बाय डेफिनेशन ये होता है भी 8 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करने वाले वेट को हम लोग इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, राइट? तो अगर 20 ग्राम ऑक्सीजन से 80 ग्राम बेटा मेटल कंबाइन करे तो अंडरस्टूड होगा भी 8 ग्राम से जो कंबाइन करेगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। सर लास्ट न्यूमेरिकल में जो अभी करे है उसमें लास्ट न्यूमेरिकल में उन्होंने ये बोल दिया था, जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन था, उन्होंने बोला कि आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है 2 ग्राम, राइट? yes, उसको आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग हीट किया और स्ट्रॉन्ग हीट करने से उसने O2 दिया, रिलीज कर दिया एसटीपी। अब वॉल्यूम के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन का मास नहीं ना गिवन, मेरी बात yes, नहीं समझी? yes, या तो मैं इसका मास निकालता फिर मेरे पास बहुत लेंथी हो जाता ना। yes, सर हो गया। और मेटल ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो O की फॉर्म में होगा, यहाँ पे O2 निकल रहा है।
तो वॉल्यूम से ही हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 5.6 लीटर से को जितना मास डिस्प्लेस करेगा 5.6 लीटर O2 किसी भी एलिमेंट के जितने मास के द्वारा डिस्प्लेस की जाएगी वो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट होगा। ओके यस अभी आपको विद्योत्मा इस पे आराम से बेटा 3 to 4 डेज लगाने हैं पूरे मॉड्यूल की सॉल्विंग पे। देन उसके बाद आपके लिए एक रामबान होगा, एक शॉर्टकट ट्रिक होगा, उससे आपको बताऊंगा भी आप लोग और कैसे इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, उससे अभी पंगा क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस ये बनता है, क्योंकि सॉल्विंग के लिए तो इसी से सारा काम हो जाएगा, नीट के लिए तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा ही करवाया बल्कि। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको जब आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आ जाएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। तो जिसको समझ आ जाएगा वो भी ठीक है, जिसको नहीं आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका लॉस तो नहीं होने वाला, राइट। यस अब बेटा थोड़ा सा जो अपने पास अभी 10 मिनट्स का टाइम अभी पेंडिंग है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ना आपके मॉड्यूल्स में वर्ड यूज किया जाता है बेटा, टाइट्रेशन वर्ड होता है। ठीक है ना, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है टाइट्रेशन। तो काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज टाइट्रेशन। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो जहाँ पे वर्ड टाइट्रेशन आता है, टाइट्रेशन का अगर मैं सिंपल मीनिंग बात करूं तो केमिकल रिएक्शन होता है। सिंपल मीनिंग होता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैं अभी आपको क्या करने वाला हूँ, जो टाइट्रेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोग सब कुछ खत्म कर चुके हैं। कहानी से बता रहा हूँ टाइट्रेशन होता क्या है, क्यों करते हैं। ठीक है, मजेदार चीज आपको अरे, सीखना है। ठीक ये है, अभी लिखना है कि आप अगली क्लास में फिर लिखवाओगे? नहीं बेटा अभी करो, अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, अगली क्लास में तो हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। ओके 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 सर। हाँ, तो टाइट्रेशन बेटा अगर जहाँ पे वो टाइट्रेशन आता है, टाइट्रेशन ऐसा नहीं है कोई ऊपर से उठकर कोई एक टर्म निकल के आई है। जस्ट टाइट्रेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन होता है। ये हम लोग क्यों करते हैं, ये हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया ए वर्सेस बी। जब भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं ना, किसी दो के बीच में टाइट्रेशन किया जाता है, उसमें से क्या होता है, जो एक एक कंपोनेंट होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन तो अपने को नोन होता है। जो एक कंपोनेंट है उसका कंसंट्रेशन तो नोन होता है, जो दूसरे वाला कंपोनेंट होता है ना उसका कंसंट्रेशन अननोन होता है। मतलब टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट जिसका कंसंट्रेशन नोन है, उसकी हेल्प से एक जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ब्रीफ में अगर मैं लिखवाऊं तो बोल सकता हूँ, इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड टू नो द concentration of know the unknown concentration with the help of non concentration, with the help of non concentrations। ठीक है, तो अननोन का कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन कंसंट्रेशन, मतलब जिसका कंसंट्रेशन आपको पता होता है उसकी हेल्प से ना अननोन का कंसंट्रेशन निकालते हैं। और यहाँ पे जैसे जो जिसका कंसंट्रेशन नॉन होता है ना उसको टाइट्रेंट बोलते थे, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता है टाइट्रेंट। और जिसका कंसंट्रेशन अननोन होता है उसको बोलते हैं टाइट्रेट। टाइट्रेट, ठीक है। एक तो ये टाइट्रेशन वर्ड आप लोगों को समझ आ गया भी टाइट्रेशन वर्ड है क्या। और एक वर्ड ना यहाँ पे क्या होता है, एंड पॉइंट। जब आप लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे एक वर्ड यूज किया जाएगा, एंड पॉइंट वर्ड यूज होगा। तो माय डियर, एंड पॉइंट का मतलब क्या है, एंड पॉइंट का मतलब है कि व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीटेड, जब रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्शन इज कंप्लीटेड, उसको हम लोग बेटा एंड पॉइंट बोलते हैं, और उसको इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। एंड पॉइंट्स बोलते हैं और उसको इक्विवेलेंस पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसको निकालते पता कैसे, जैसे मान लो क्या करेंगे, आप लोग ए और बी को क्या कर रहे हो, टाइट्रेट करवा रहे हो। जैसे आपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे होंगे, जब हम लोगों ने भी न्यूमेरिकल्स किए थे, मान लो ए मेरे पास KMnO4 है और बी मेरे पास मान लो फेरस ऑक्सालेट है, सपोज कर लेते हैं फेरस ऑक्सालेट है। तो जब एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट जैसे ही आता है तो एंड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हो जाएंगे ना बेटा। एंड पॉइंट्स के होकर जब दोनों के इक्विवेलेंस बराबर हो जाएंगे, बस दोनों के इक्विवेलेंस बराबर कर दिए। अगर इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास तो इसके बेटा कंसंट्रेशन को मैं निकाल लूंगा यार। राइट एवरीवन,
ठीक है। सर ये दोबारा बताना एंड पॉइंट। अच्छा, एंड पॉइंट बेटा वो होता है जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। रिएक्शंस कंप्लीट होने का मतलब जहाँ पे दोनों के इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उस एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वलाइज कर देंगे। एक के बारे में आपको सब कुछ पता है और दूसरे के बारे में आप निकाल लोगे। मैं आपको बताता हूँ एक मिनट कैसे कैसे कर। चलेगा कि इक्विवेलेंट्स इक्वल हो गए? हाँ बेटा हमें बिल्कुल। कौन सी कोई पता चीज है? हाँ बिल्कुल, अब ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है भी हमें कैसे पता लगेगा भी इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए उस टाइम पे। तो उस वहां पे ना हम लोग इंडिकेटर को यूज करते हैं। जब भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं ना, वहाँ पे इंडिकेटर को यूज करते हैं। और इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, इंडिकेट करना। ये डिटेक्ट, इसको लिखेंगे द कंपाउंड, ऐसा लिखूंगा द कंपाउंड विच इज एडिड, द कंपाउंड विच इज एडिड टू आइडेंटिफाई द, which is added to detect end point, is added to detect end point। ये ना हम लोग बाहर से कुछ इंडिकेटर्स डालते हैं। याद है आप लोगों ने अपने 10th में भी इंडिकेटर्स पढ़ा होगा, ठीक है। हर रिएक्शंस के लिए ना अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स तो अपने स्कूटी पे भी होते हैं, कार पे भी होते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, जो इंडिकेट करता है। ये वो इंडिकेटर्स बताता भी भाई लेफ्ट साइड मुड़ना है, राइट साइड मुड़ना है। ये इंडिकेटर्स ये बताते हैं भी एंड पॉइंट आ गया या नहीं आ गया। ये इंडिकेटर्स एंड पॉइंट कैसे बताते हैं, हर का अपना अपना तरीका होता है। जनरली अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जनरली अपना कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने से ये बता देते हैं अभी एंड पॉइंट आ, ठीक है। ये बात समझ आई। और ये जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। मैं आपको एक बार हल्का सा आइडिया देता हूँ। देखो ऐसा होता है, जो भी आपको बताऊंगा अभी लैब में कैसे हम लोग करते हैं, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सर अब समझ आ गया, अच्छा ऐसा होता है, बिल्कुल होता है सर, मजा आ गया इस चीज पे, अब क्लैरिटी है सर पूरी। अभी देखो बच्चों मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली मेरी शीट सारी भर गई, हम लोगों ने पढ़ काफी लिया आज, है ना। देखो ऐसा होता है लैब में ना, जनरली बेटा हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको टाइट्रेशन का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने KMnO4 को यूज कर लिया वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड के, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH और COH। अगर मैं इनमें टाइट्रेशन कर रहा हूँ, ये जो KMnO4 होता है ये तो होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सैलिक एसिड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है। और ये ऑक्सीडाइज होकर ना CO2 प्लस वाटर में चला जाता है। और एक चीज का ध्यान रखना, KMnO4 का ना खुद का पर्पल कलर होता है। जो KMnO4 है ना, इट्स सिर्फ पर्पल कलर का होता है। अब टाइट्रेशन कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, और फिर इसके बाद में कोई यस और नो में रिस्पॉन्स कर। एक ना ब्यूरेट ली जाती है, इस तरीके का ब्यूरेट होता है, याद आया कुछ। इस ब्यूरेट के अंदर ना सॉल्यूशंस को डाला जाता है। जनरली ब्यूरेट के अंदर किसका सॉल्यूशन डालते हैं, जिसका कंसंट्रेशन नोन, इसका कंसंट्रेशन नोन है, ठीक है, उसको डाल देते हैं। मान लो मैंने इसमें KMnO4 को डाल दिया, और ये जो मैंने फ्लास्क लिया है ना, इसको टाइट्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूरेट बोलते हैं। इट इज अ ब्यूरेट, ठीक है, इट इज अ ब्यूरेट। इसके अंदर आप लोगों ने जो सॉल्यूशन आपको नोन होता है उसको डाल देते, तो इसमें ना यहाँ पे रीडिंग्स लगी होती हैं, यहाँ पे मार्किंग हुई होती है, ठीक है, यहाँ पे मार्किंग हुई होती है। सबसे ऊपर वाला पॉइंट 0 होता है, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ml के अकॉर्डिंग ये मार्किंग की हुई। हम लोग क्या करते हैं, फिर एक ना फ्लास्क ले लेते हैं, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क। तो हम लोगों ने टाइट्रेशन फ्लास्क ले लिया। अब टाइट्रेशन फ्लास्क का मतलब क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन आपने जानना है ना, उसको आप लोग टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लेते हो। रिपीट कर रहा हूँ, जिसका कंसंट्रेशन आप लोगों ने जानना है उसको टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया, इसके अंदर मैंने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया। अब इसका ना वॉल्यूम मेरे पास नोन होता है, क्योंकि मेरी मर्जी है। मैंने मान लो इसका 20 ml ले लिया, तो इसका वॉल्यूम मेरे पास नोन है। मतलब इसका वॉल्यूम मेरे को पता है, पर इसका मोलैरिटी मेरे को नहीं पता। मैंने इसका मोलैरिटी चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक स्टॉप कॉक लगाऊंगा। यहाँ पे स्टॉप कॉक है, मतलब स्टॉप को मतलब ओपन करने के लिए मैंने इसको इसको ओपन कर दिया। ये स्टॉप कॉक होता है। तो स्टॉप कॉक की हेल्प से आप लोगों ने ब्यूरेट को ओपन कर दिया। जैसे ही ब्यूरेट को ओपन करोगे ना बेटा, ये ब्यूरेट में से KMnO4 इसके अंदर आएगा। कोशिश करना भी ड्रॉप वाइज आए, धीरे धीरे आए। पता है क्यों, अदरवाइज एंड पॉइंट निकल सकता है। हमने एंड पॉइंट को पकड़ना है। अब ये जो KMnO4 था माय डियर ऑल, इसका पर्पल कलर था,
तो पूरे का पूरा ब्यूरेट ना पर्पल कलर का होता है। पर जैसे ही KMnO4 बच्चों ऑक्सैलिक एसिड से कंबाइन करता है ना, जैसे KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड से कंबाइन करता है तो KMnO4 खुद तो Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्सैलिक एसिड को CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट करता है, और ये जो MnO2 होता है ना कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। तो सोचो, बस ये कहानी खत्म हो रही है अभी। अब सोचो ध्यान से क्या करना है। आपने क्या किया, ये ब्यूरेट था, ब्यूरेट के अंदर आपने क्या डाला हुआ था, KMnO, जो कि पर्पल कलर का था। उसका, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है। उसके अंदर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ, तो एक आपने टाइट्रेशन फ्लास्क लिया, टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपने उस केमिकल को डाला जिसका कंसंट्रेशन आप लोग जानना चाहते हो। तो आपने क्या किया, इस स्टॉप कॉक को ओपन कर दिया। जैसे आपने स्टॉप कॉक को ओपन किया तो क्या हुआ, तो स्टॉप कॉक के ओपन होने से ऊपर से KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड में आना स्टार्ट हुआ। ऊपर तो था पर्पल कलर, जैसे ऑक्सैलिक एसिड के कांटेक्ट में आ गया KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो KMnO4 क्या कर रहा है, खुद Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऊपर तो उसका पर्पल कलर था, पर जैसे सॉल्यूशंस के अंदर आ रहा है अब उसका पर्पल कलर खत्म हो रहा है। KMnO4 डालते जा रहे हो, पर्पल कलर खत्म होता जा रहा है, KMnO4 डाल रहे हो, पर्पल कलर खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड से कंबाइन हो रहे हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जब टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ना पर्पल कलर, व्हेन पर्पल कलर, जो पर्पल कलर था वो रिटेन करेगा। जब पर्पल कलर रिटेन करेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी ऑक्सैलिक एसिड पूरे का पूरा रिएक्ट हो चुका है ना बेटा। अगर ऑक्सैलिक एसिड पूरे का पूरा रिएक्ट कर जाएगा तभी KMnO4 रिएक्ट नहीं ना करेगा। इसका मतलब जब पर्पल कलर रिटेन करेगा, मतलब ऊपर से पर्पल कलर KMnO4 को डाल रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड आने से उसका पर्पल कलर में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो पर्पल कलर अगर रिटेन करेगा इसका मतलब ऑक्सैलिक एसिड कंप्लीट रिएक्ट कर चुका है, कंप्लीट रिएक्ट हो चुका है। अगर ऑक्सैलिक एसिड कंप्लीट रिएक्ट हो चुका है तभी KMnO4 ऊपर से आ रहा है और नीचे भी KMnO4 ही रह रहा है। तो बस वो क्या आ गया, वो एंड पॉइंट आ गया, पता लग गया। एंड पॉइंट का पता कैसे लगा, क्योंकि कलर रिटेन होना स्टार्ट हो गया। तो वहां पे क्या करो, इक्विवेलेंट्स लगा, लॉजिक लगाता हूँ, KMnO4 के इक्विवेलेंट्स को ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट से बेटा कर दूं। अब इसका मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम, इसका वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू इसका मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम इनटू इसका वैलेंसी फैक्टर। अश्मीत बेटा एक बार हैंड डाउन करना, अश्मीत हैंड डाउन करना बेटा, वो स्क्रीन पे आ रहा है तो मैं लिख नहीं पा रहा। हाँ थैंक यू। इसका वैलेंसी फैक्टर लो, दोनों के इक्विवेलेंट्स बेटा मैंने बराबर कर दी। अब देखो आपके पास क्या कुछ गिवन है, अब सोचो ध्यान से सोचो, क्या आपके पास इसका मोलैरिटी गिवन है? बिल्कुल गिवन है। मैंने बोला था KMnO4 का कंसंट्रेशन मेरे को पता है, वॉल्यूम मेरे को पता लग जाएगा। कैसे? मान लो पहले रीडिंग 0 से स्टार्ट की, यहाँ तक बेटा वॉल्यूम यूज हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कम होता जा रहा होगा। मान लो यहाँ पे 20 ml तक आ गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम मेरे को आइडेंटिफाई हो गया। वैलेंसी फैक्टर मेरे को इसको पता है, तो मेरे को क्या पता था, इसका मोलैरिटी पता है, इसका वॉल्यूम, इसका वैलेंसी फैक्टर पता है। जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका मोलैरिटी मैंने आइडेंटिफाई करना था, उसका वॉल्यूम मैंने कितना लिया, 20 ml लिया था, उसका वैलेंसी फैक्टर मेरे को पता है। तो बताओ क्या मैं ऑक्सैलिक एसिड का बेटा यहाँ पे मोलैरिटी नहीं निकाल पाऊँ? बताओ बच्चों। सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते ग्रेट, ओके क्लियर, समझ आ गया अच्छे तरीके से सारा ये? यस अच्छे तरीके से मैंने तो पूरी बेटा एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो ये अपना रिडॉक्स रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो जाता है आज के, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना हाइड्रोजन यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक की कॉपी पे लिखोगे, और इसमें से कुछ मॉड्यूल में से भी कुछ चीजें हैं जो अपने को एज इट इज अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी होगी, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है? जैसे कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा, जैसे फेरस ऑक्सालेट Fe2O3 प्लस वो बना रहा था बेटा, ये सारा का सारा मैं मॉड्यूल में से आपको बता दूंगा, वहां से नोट डाउन आप लोग कर एक्सक्यूज मी ओके? सर। हाँ जी सर अभी आप मतलब वही करवाओगे इनऑर्गेनिक अब इसके बाद? नहीं बेटा, इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद बेटा फिर ऑर्गेनिक वाला चैप्टर होगा। अच्छा, तो सर इसी पे कर ले, मतलब इसी नोटबुक पे ही? नहीं वो नहीं था अपना, वो अपनी और वो वाली कॉपी क्या नाम था उसका, इनऑर्गेनिक वाली कॉपी थी, इस पे केमिकल बॉन्डिंग किया हुआ था बेटा। सर मैंने एक ही लगाई थी।
लगा लिए करो ना बेटा, वो बढ़िया रहता है। अभी लगा ले, अभी सेपरेट स्टार्ट कर ले। पता है क्यों? क्योंकि अभी हाइड्रोजन भी करना है, एस ब्लॉक भी करना है बेटा, पी ब्लॉक भी करना है, और +2 वाला अभी इसी पे स्टार्ट कर लेना ना फिर तो, ठीक है सर। क्योंकि हाइड्रोजन की जो कुछ रिएक्शंस होंगी वो +2 में भी आएंगी, +1 वाली कुछ रिएक्शंस +2 में आएंगी। तो मतलब हमने तो 2 इयर्स के लिए सोचना है ना, तो बड़ा अच्छा सा एक रजिस्टर मेंटेन हो जाता है अपने पास। ओके सर। ओके, ठीक है। विद्योत्मा बेटा ये आप देखो, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो ठीक है, अच्छा नोट डाउन कर भी सकते हो। आपको समझ आ गई है कैसे किया मैंने? यस सर। और मॉड्यूल में भी बेटा आप लोग नोट मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, ओके, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, बेटा भी मेरी क्लास है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और हाइड्रोजन से डील करेंगे, राइट? ओके एवरीवन, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके।